ये जो यूनिवर्सिटी है, ये बाकी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आजकल बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, उससे किस तरीके से अलग है? क्योंकि हमने इतने रिजिड डिपार्टमेंट्स बना दिए थे कि इस बच्चे को यही 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कुछ नहीं। 8 देशों में हमारे सेंटर बनते हैं। 8 देशों में सेंटर बनाना और एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करना और कभी कोई समस्या नहीं हुई, जो बाकी यूनिवर्सिटी में हो ही नहीं सकता। इस यूनिवर्सिटी में कभी भी नंबर्स की वो इम्पोर्टेंस नहीं होगी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चाहिए। असल मायने में हम बहुत सी यूनिवर्सिटीज के नाम के आगे देखते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। असली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तो यही साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है। पहली बार ऐसा देश में हो रहा है कि एक साइंस का विद्यार्थी क्रिकेट का कोर्स ले सकता है। ये यूनिवर्सिटी वास्तव में मेरे ख्याल से विश्व की इकलौती यूनिवर्सिटी है। यदि भारत जैसा देश चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करेगा और आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य ये है कि हम उन ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करें कि कोलैबोरेशन के द्वारा हम ऐसी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके सब देशों की जो एक अपने आप में यूनिक हो। पाकिस्तान से बच्चों को अक्सर वीज़ा में दिक्कत आती है। इस यूनिवर्सिटी में मेस में बैठ के बच्चों ने मिल के इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा है। ये यूनिवर्सिटी शायद हमें वर्ल्ड में भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद दे। कभी कभी दिक्कत होती है लेकिन बाई एंड लार्ज ठीक चला है और भी ठीक चलेगा। बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम भी है। चुनौतीपूर्ण है क्योंकि किसी भी देश को युद्ध की तरफ आगे बढ़ना या डिफरेंसेस की तरफ आगे बढ़ना तो बहुत आसान होता है। अमेरिका ने हमें गेहूं देना बंद कर दिया तो हमने फूड सफिशिएंसी कर ली। किसी देश ने हमारा सैटेलाइट लॉन्च करने से मना कर दिया तो हमने इतनी क्षमता कर ली कि अब हम दूसरों के सैटेलाइट देते हैं। अब भारत जैसे देश में आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना जरूरी है। मैं एक विचार दे रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ। अब उसमें हर एक को आईआईटी लेवल की शिक्षा मिल जाए ये ना हो सकता है, ना संभव है, ना प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, क्या आप जानते हैं भारत देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे 8 देश मिलकर चलाते हैं। जी हाँ, साउथ एशिया के 8 देश मिलकर एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं। तो आप सोचिए कि वो यूनिवर्सिटी निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए किस तरह की कामयाब यूनिवर्सिटी रहेगी। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ बैठे हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल जी। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि 8 देश दुनिया के यानी साउथ एशिया के 8 देश मिलकर इस यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। तो असल मायने में हम बहुत सी यूनिवर्सिटीज के नाम के आगे देखते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। असली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तो यही साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक बोलते हैं। जब हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बहुत सी यूनिवर्सिटियां लगाती हैं उसमें अपने अपने मापदंड हैं। जैसे 5% बच्चे भी इंटरनेशनल आ जाए तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बोल देते हैं। एक आध अध्यापक इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बोल देते हैं। कई बिना इसके भी बोल देते हैं। ये यूनिवर्सिटी वास्तव में मेरे ख्याल से विश्व की इकलौती यूनिवर्सिटी है जो 8 केंद्रीय सरकारें अलग देशों की मिलकर चलाती हैं। हमारे गवर्निंग बोर्ड जो है इस यूनिवर्सिटी का 8 देशों के 2-2 लोग हैं। एक चेयरमैन यूजीसी हर देश का। मतलब आप इमेजिन करिए कि इस यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बोर्ड पर 8 देशों के यूजीसी चेयरमैन मेंबर्स हैं। 8 देशों के जॉइंट सेक्रेटरी जो सार्क से डील करते हैं वो मेंबर हैं। तो ये यूनिवर्सिटी एक कंसेप्ट ही ऐसा था कि जिसे 8 रीजनल देश मिलकर चलाएंगे और अपने अपने देश के हिसाब से क्या उनको आउटपुट चाहिए उसका सुनिश्चित करेंगे। तो कितना मुश्किल रहा होगा सर 8 सार्क देशों से स्टूडेंट्स को लाना। हाँ, 8 देशों का पूरा मैनेजमेंट करना। हाँ, नहीं मुश्किल होता है, चैलेंजेस होते हैं और खासतौर पर क्योंकि सार्क देशों के बीच बीच में आपसी संबंध भी थोड़े होते रहते हैं इसलिए चैलेंजेस होते हैं। लेकिन मुझे ये मानना है कि यदि भारत जैसा देश चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करेगा और आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। चैलेंज तो हमें मानने ही पड़ेंगे। और इसका फिलॉसफी ये थी कि
हमें उन एरियाज ऑफ एजुकेशन जैसे बीए नहीं चलाना, एमए नहीं चलाना, जो बहुत देश में 1200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां तो इंडिया में ही हैं, और बाकी देशों में, बांग्लादेश में अच्छी यूनिवर्सिटियां, नेपाल में अच्छी यूनिवर्सिटियां, श्रीलंका में अच्छी यूनिवर्सिटियां। इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य ये है कि हम उन ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करें जिनका नंबर शायद कम चाहिए हो, लेकिन हर देश को चाहिए। जैसे मैंने एक फोकस एरिया शुरू किया, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन ट्रांजिशन, सस्टेनेबिलिटी। अब इनमें हर देश को, भारत जैसे बड़े देश को भी 100-200 लोग चाहिए, 10,000 नहीं चाहिए। नेपाल जैसे छोटे देश में शायद 5-7 ही चाहिए। तो एक जगह उनको रिसोर्सेज यूटिलाइज करके बनाएं ताकि सब देशों के काम आए, और फैकल्टी जहाँ जहाँ एक्सपर्ट्स हैं, अब इन कोर्सेज को चलाने के लिए हम 8 देशों के एक्सपर्ट्स को कनेक्ट करते हैं, उनके नॉलेज को शेयर करते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य ही ये है कि कोलेबोरेशन के द्वारा हम ऐसी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके सब देशों की, जो एक अपने आप में यूनिक हो। सर, किस तरह के कोर्स खास तौर पर यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं जो सभी 8 देशों की जरूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि वो भी बड़ा मुश्किल टास्क है। मुश्किल भी है, और दूसरा ये है कि मुझे लगता है दो चीजें हैं। एक तो ये सारे देश आपस में कल्चरली इतने कनेक्टेड हैं कि एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ है। दूसरा मैं ये भी कहता हूँ, यदि आपको कहीं लगता है कि इस देश में से लॉ फर्क है, तो आप ये भी स्टडी करिए क्यों फर्क है। हो सकता है कि किसी दूसरे देश की कोई अच्छी बात आपको सीखने को मिल जाए। ये तो नहीं है कि किसी भी देश में कोई चीज अच्छी नहीं होती, हर देश में अच्छी चीजें होती हैं। तो उनको सीख के, और शिक्षा का तो पर्पज ही ये है कि जहां जो बेस्ट हो वो लो। जैसे हमारे तो शौक भी है, वको ध्यान, हम एक मतलब विद्यार्थी का लक्षण बताया गया कि बगले की तरह कहाँ आपको अच्छी मछली दिखती है, वहां ही आपका मुंह चोंच जाना चाहिए। तो शिक्षा में तो जहां भी अच्छी चीज हो, तो चैलेंज जरूर है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने शुरू से, अब देखिए एसएयू ने अपना एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया, 8 देशों में हमारे सेंटर बनते हैं। 8 देशों में सेंटर बनाना और एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करना, और कभी कोई समस्या नहीं हुई। 8 देशों के लिए गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग होती है, रोटेट करते रहते हैं। कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन बाई एंड लार्ज ठीक चला है, और भी ठीक चलेगा आगे। और 8 देशों से हर साल बच्चे आ रहे हैं सर? नहीं, अभी थोड़ा सा उसमें ये इशू बीच बीच में चलता रहता है। जैसे बीच में 3 साल अफगानिस्तान से कोई नहीं आ पाया, क्योंकि उनकी सरकार को ही मान्यता नहीं थी। अब इस साल से दोबारा थोड़ा शुरू हुआ है। पाकिस्तान से बच्चों को अक्सर वीज़ा में दिक्कत आती है, क्योंकि फिर वही बात है, हर देश को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को तो नंबर 1 रखना ही है, उसमें तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो भी मापदंड हो। तो इस तरह से कभी कभी दिक्कत आती है, बट बाई एंड लार्ज आते रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं। और मैं जिस भी देश से बात करता हूँ, यूनिवर्सिटी के प्रति बाई एंड लार्ज पॉजिटिव रुझान है सबका। बाकी तो टाइम लगता ही, और जियो पोलिटिकल डिफरेंसेस एक चीज़ है, और मेरा तो ये मानना लाइफ में रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ एक माध्यम भी हो सकती हैं इसको ठीक करने में। जैसे मुझे बताया गया पहले, मेरे आने से पहले, कि इस यूनिवर्सिटी में मेस में बैठ के बच्चों ने मिल के इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा है, और भारत के बच्चे भी थे, पाकिस्तान के बच्चे भी थे, और मैच देखा है, तो कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है इसी से हमें आगे बढ़ने को मदद मिले। मैं कल्चरल प्रोग्राम अभी देखता हूँ यहाँ, तो बांग्लादेश के बच्चे और हमारे बंगाल के बच्चे मिलकर, कोई कल्चर तो सेम है, बिल्कुल इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं जो बाकी यूनिवर्सिटी में हो ही नहीं सकता। तो यदि हम पॉजिटिव एंगल से देखें तो चीज़ों को आगे पॉजिटिवली बढ़ाया जा सकता है। और मेरा तो बैकग्राउंड ही, मैं तो हार्डकोर ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव हूँ, तो मुझे तो लगता है कि ये यूनिवर्सिटी शायद हमें वर्ल्ड में भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद दे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि सार्क देशों की अपनी एक तरह से उनकी एकजुटता बहुत बड़ी जरूरत भी है, और इसीलिए सार्क बना भी था। और लेकिन सार्क देशों के बीच के संबंध जो है वो बहुत कई बार ऐसे हो जाते हैं। अभी बांग्लादेश में जिस तरह से चल रहा है, श्रीलंका में जो हुआ, मालदीव के साथ भी हमने देखा किस तरीके से हुआ, पाकिस्तान के, और मालदीव के साथ ठीक भी बहुत जल्दी, हाँ ठीक भी बहुत जल्दी हुआ, ये आपने ठीक कहा। और पाकिस्तान के साथ तो फिर बड़ा टफ रहा है शुरुआत से, तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम भी है। चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है सब देशों को ये समझना पड़ेगा
कि इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी देश की इतनी सर्वोपरि नहीं है। भारत की फिर भी बेस्ट है, और कोई भारत तो इस समय काफी आगे है, लेकिन यदि मिलकर काम करेंगे तो भारत के लिए भी अच्छा है और बाकी सबके लिए भी बहुत अच्छा है। ये शायद समझ में आना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश को युद्ध की तरफ आगे बढ़ना या डिफरेंसेस की तरफ आगे बढ़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अपने पूरे रीजन को ध्यान में रखते हुए कोऑपरेशन से आगे बढ़ना, अब यूरोप के देशों को यूरोपियन यूनियन बनाना पड़ा, तो हमें सार्क होते होते नहीं चलाना, तो ये एक शॉर्ट साइटेडनेस है मेरे हिसाब से। और धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि हमें ये चुनौतियां, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। पाकिस्तान की जहां तक बात है, अब आपको मालूम ही है, आप तो मीडिया में, भारत ने कितनी बार कितना प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं उनके कुछ अपने इंटरनल रीजंस हैं जो मेरा विषय नहीं है, लेकिन यदि ठीक हो पाए किसी दिन, या जितना भी ठीक हो पाए उतना सबके लिए अच्छा है। और यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है, या स्पोर्ट्स में या कल्चरल एक्टिविटीज में, तो इन चीज़ों को न आने दिया जाए तो और अच्छा है, ताकि उसमें कम से कम हमें एक आशा रहेगी कि आगे हम सुधर पाएं। और आपको ध्यान होगा, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार शपथ ली तो उन्होंने शपथ समारोह में पड़ोसी देशों के सबको हेड्स को बुलाया, तो यदि उनकी इंटेंशन नहीं थी तो क्यों बुलाया? इंटेंशन तो यही थी कि सबके साथ मिलकर चलना है। तो अब कहीं सुधार हो रहा है, कहीं थोड़ा हो जाता है। मालदीव का आपने उदाहरण दिया, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन हमने शायद कुछ महीनों में उसको आपस में ठीक कर दिया। आज मालदीव भारत की इतनी इज्जत करता है, मालदीव के राजदूत, मालदीव के लोग आके मेरे पास इतनी बात करते हैं कि सब ठीक होना चाहिए। कल भी मालदीव का डेलीगेशन यहाँ था, तो इसलिए चीज़ें सुधरती भी रहेंगी। चैलेंज है, लेकिन चैलेंजेस को मीट करना तो भारत का सदा रहा है। जब अमेरिका ने हमें गेहूं देना बंद कर दिया तो हमने फूड सफिशिएंसी कर ली, नहीं तो शायद हमारा फूड शॉर्टेज सदा ही चलता रहता। किसी देश ने हमारा सैटेलाइट लॉन्च करने से मना कर दिया तो हमने इतनी क्षमता कर ली कि अब हम दूसरों के सैटेलाइट देते हैं। तो भारत ने चैलेंजेस को हमेशा मीट किया, ये भी मीट हो जाए। प्रोफेसर साहब, आप देश के यंगेस्ट शिक्षाविद हैं जो प्रोफेसर बने, बहुत ही कम उम्र में 27 साल की आयु में मैं फुल प्रोफेसर बना था। भगवान का आशीर्वाद रहा मेरे पे। तो उसी से जोड़ते हुए, क्योंकि आपका इतना लंबा कैरियर रहा शैक्षणिक कार्यों में, कि किस तरह का लॉन्ग टर्म विजन इस यूनिवर्सिटी को लेकर अब आपके जहन में चल रहा है? देखिए, पहली बात तो मेरे हमेशा दिमाग में ये है कि शिक्षा का मापदंड कभी भी बहुत टेंजिबल नहीं होता। हम इस तरह से नहीं डिफाइन कर, जैसे हम कहते हैं कि भाई इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हो जानी चाहिए, इसका ये होना चाहिए। शिक्षा में थोड़ी सब्जेक्टिविटी रहेगी और जरूरी है। दूसरा मुझे ये है कि भारत, क्योंकि मैं ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अभी मुझे 2 साल से मोदी जी ने सौभाग्य प्राप्त किया, लेकिन उसके पहले तो मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था में रहा। अब भारत जैसे देश में आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना जरूरी है। अब ये क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है कि साहब वो इतने कॉलेज बन गए इसलिए गुणवत्ता गिर गई, मैं मानता नहीं। कॉलेज आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी आपको बढ़ाने ही पड़ेंगी। आप अपने युवा को शिक्षित तो नहीं रख सकते, युवा पैदा हुआ, उसकी एस्पिरेशंस हैं, उसको शिक्षित कराना आपका कर्तव्य है। अब उसमें हर एक को आईआईटी लेवल की शिक्षा मिल जाए, ये ना हो सकता है, ना संभव है, ना प्रयास करना चाहिए। तो हमें ये प्लान बनाना चाहिए कि कितने इंस्टीट्यूशंस किस लेवल के चलेंगे, कितने किस लेवल के चलेंगे, ताकि हम नंबर्स को भी मीट कर सके और गुणवत्ता भी। अब आज हमारे आईआईटी सारे विश्व में माने जाते हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम बहुत पिछड़ गए थे। अब इस सरकार ने आके क्वालिटी के तो भी जोड़ दिया, लेकिन साथ ही क्वालिटी को भी मेंटेन करने की कोशिश किया। अभी आपने देखा होगा जो बिल आया, जो और रेगुलेशन को घटा के यूनिवर्सिटियों को और फ्लेक्सिबिलिटी देगा, क्योंकि हमने इतने रिजिड डिपार्टमेंट्स बना दिए थे कि इस बच्चे को यही 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कुछ नहीं। अब पहली बार ऐसा देश में हो रहा है कि एक साइंस का विद्यार्थी क्रिकेट का कोर्स ले सकता है।
क्योंकि हमने सारे विश्व में ये देखा कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें रिसर्च के लिए आपको बहुत से विषय आने ही चाहिए। जैसे पब्लिक हेल्थ है, और पब्लिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, लेकिन पब्लिक हेल्थ में सिविल इंजीनियरिंग भी आना चाहिए, केमिस्ट्री भी आना चाहिए, फिजिक्स भी आना चाहिए, बायोलॉजी भी आना चाहिए। तो इस तरह का माहौल देश में बहुत मुश्किल से बन रहा था, क्योंकि वाटर टाइट डिपार्टमेंट्स बन रहे थे। अब इस पॉलिसी के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हम मल्टीफेसिटेड बच्चे बना पाएंगे, जो इस देश की जो विश्व गुरु बनने की यात्रा पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चला है, उसमें युवा पीढ़ी का बहुत जरूरत है। किसी भी देश में यदि क्रांति आई है तो युवा की शक्ति से आई है। उसके बिना कोई पॉलिटिकल लीडर क्रांति नहीं दे सकता, आइडिया दे सकता, विजन दे सकता। और युवा शक्ति को सही रास्ते पे ले जाना, क्योंकि वो वॉल्यूम उनके पास है, एनर्जी उनके पास है, नंबर्स उनके पास है, तो उस तरफ हम उनको ठीक शिक्षा देकर ठीक दिशा में ले जा सके तो हमें विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अपनी युवा शक्ति को ठीक अवसर देना, ठीक दिशा देना, ठीक संसाधन प्रोवाइड करना, ये हमारा दायित्व है जिसपे देश चला हुआ है। सर, आपके क्योंकि 7-8 देशों से यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, तो उनको एकेडमिक्स देना वो तो चलिए मेन काम है यूनिवर्सिटी का, लेकिन उन 8 देशों के लोगों, बच्चों का, छात्रों का, उनकी सोच अलग है, उनका त्योहार अलग है, कल्चर्स अलग हैं, तो किस तरीके से उसका समावेश यहाँ यूनिवर्सिटी में किया जाता है कि ताकि उन्हें उस तरीके का फर्क ना महसूस हो कि जो वो अपने देश में कर पाते थे यहाँ। नहीं, ऐसे देखिए 100% तो ये नहीं हो सकता, वो पूरा तो लेकिन जैसे इस देश में, इस यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं, हर देश के विद्यार्थी अपना नेशनल डे मनाने का अधिकार रखते हैं। जहां जिस बच्चे, पिछले साल भी नेपाल के बच्चों ने नेपाल डे मनाया, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन नेपाल वाले अपना दिवस मनाना चाहे, बांग्लादेश वाले अपना वो मातृशक्ति भाषा दिवस मनाते, कोई दिक्कत नहीं। तो एक अवसर भी है भारत के बच्चों को ये देखने का कि नेपाल में किस तरह से नेशनल डे मनाया जाता है, बांग्लादेश में किस तरह से नेशनल डे मनाया जाता है। इस देश में वंस ए वाइल बांग्लादेश का खाना बनता है मैस में, कभी नेपाली खाना बनता है, तो उससे एक दूसरे की फूड हैबिट्स को समझना, टेस्ट करना, पसंद करना, और मित्रता, जो विद्यार्थी जीवन में किस देश के छात्र की किस दूसरे देश के छात्र से मित्रता हो जाएगी और वो सारा जीवन चलेगी, वो एक जो अपॉर्चुनिटी है, उसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, तो पता नहीं हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो किस तरीके से सर, एक मैं आखिरी सवाल आपसे यही जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपको क्या लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये बाकी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आजकल बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, उससे किस तरीके से अलग है? उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में कभी भी नंबर्स की वो इम्पोर्टेंस नहीं होगी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चाहिए या हमारे देश की बड़ी यूनिवर्सिटी को चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य ही ये है कि एजुकेशन के वो क्षेत्र जो सारे देशों के लिए उपयोगी हों, चाहे उनका नंबर कम कम हो, उसको लिया जाए। जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल इसलिए नहीं ज़्यादा रहा कि मैं अभी उसको आगे नहीं बढ़ा पाया ज़्यादा। जैसे अभी हमारे मेडिकल क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पल्मोनरी, बहुत मेडिकल रिसर्च भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। मैं एक विचार दे रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ, क्योंकि इस देश के, इस सारे देशों के लोग गरीब देश है, उनको हम ये क्यों सोचें कि पहले इनको दिल की बीमारी हो फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे। हम तो सिर्फ बीमार ना हो उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे। अब इस तरह के आइडियाज को जो 8 देशों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, ये यूनिवर्सिटी एक आइडियल प्लेटफॉर्म हो सकता है। क्लाइमेट चेंज, ग्रीन ट्रांजिशन, सस्टेनेबिलिटी हमने शुरू किया। अब लैंडस्लाइड हिमाचल में होता या उत्तराखंड में होता या नेपाल में होता, क्या फर्क है? बिल्कुल, क्यों सब जगह रिसर्च करें? अब किसी ने बहुत अच्छी रिसर्च करी कि लैंडस्लाइड अपने आप में क्या तकलीफ देता है आपको। यदि लैंडस्लाइड जंगल में होता तो होने दो, यदि लैंडस्लाइड शहर में होता तो परवाह करो। तो उसके लिए रिसर्च करो कि लैंडस्लाइड रोकने पे भी कहाँ एफर्ट लगाना है, कहाँ एफर्ट नहीं लगाने की जरूरत। बड़ी छोटी सी बात है, समझाई तो। अब
जंगल में लैंडस्लाइड होता तो ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फर्क, लेकिन शहर के पास होता तो आपको रोकना पड़ेगा। तो इस तरह के रिसर्च टॉपिक्स, एक जगह रिसर्च हो जिसका लाभ सबको हो, तो वो उद्देश्य इस यूनिवर्सिटी का यूनिक रहेगा। सर ये भी सुना है कि यहाँ पर रिसर्च पर बहुत जोर दिया जाता है इस हाँ, यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। और किस तरीके से सर दाखिला कैसे लेते हैं बच्चे, इस दाखला पे अगर यहाँ जी पहले एक ही तरीका था मेरे आने से पहले, जी वो ये था कि हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है एसएयू का, हम 8 देशों में सेंटर बनाते हैं, जी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होता था। लेकिन मैंने अब ये आने के बाद किया कि ये वो माध्यम तो रहेगा ही एडमिशन का, उसके अतिरिक्त जिस भी देश में अपना नेशनल टेस्ट होता हो, उसकी मेरिट को भी हम ले लेंगे। ओके, जैसे हिंदुस्तान में जैसे अगर भारत में सीयूईटी। जेई होता हाँ, है, सीयूईटी अच्छा, होता है, हाँ, उसको भी ले लेते हैं हम। अच्छा, इसी तरह से यदि बांग्लादेश में, नेपाल में कोई उनका अपना नेशनल हाँ, टेस्ट हो, नॉमिनेशन से एडमिशन नहीं हाँ, करूंगा, गवर्नमेंट, लेकिन नेशनल टेस्ट हो किसी भी देश का, हाँ, तो उसकी मेरिट लिस्ट भी ले लेंगे। या किसी देश की जो रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के रिजल्ट को भी हम मान्यता दे देंगे। क्योंकि यदि काठमांडू त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अच्छी है, ढाका यूनिवर्सिटी अच्छी है, कोलंबो यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो वो भी मुझे खराब रिजल्ट क्यों देंगे? तो उनके अच्छे बच्चों को भी हम पीजी में, तो हमने 3 माध्यम शुरू कर दिए, एससीयू का एंट्रेंस टेस्ट, किसी भी देश का नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, और किसी भी देश की रैंक्ड यूनिवर्सिटी की अपनी मेरिट। तो उससे मुझे लगता है बाकी देशों के बच्चों को भी सुविधा होगी और भारत के बच्चों को भी सुविधा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने दर्शन से बात की। और निश्चित तौर पर जैसा नाम से ही दिखाई देता है कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, यानी कि आपस में जो भी पड़ोसी देश हैं हमारे, उन सब के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। और शिक्षा से बेहतर कोई तरीका नहीं है लोगों को आपस में जोड़ने में, देश को आपस में जोड़ने में। बहुत बहुत यही शुक्रिया, प्रयोजन है, यही कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद बहुत। शुक्रिया।